क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 25 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के सिलेबस से संबंधित प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देखिए मोस्ट हैवी डिमांड भाई साहब, इंडिया इजराइल पैलेस्टीन का वाला टॉपिक हैवी डिमांड पर आप लोग के समक्ष आ चुका है। और दूसरा है बिल आपका ई वे बिल और फास्टैग का जो है इंटीग्रेशन कर दिया गया है, एकीकरण कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल अगर आप कोई एनालिसिस करना जानता है तो ये समझता है कि भैया ई वे बिल को जो है फास्टैग के साथ जोड़े जाना था। जब इस साल फास्टैग को ये कह दिया गया था कि भैया अब अनिवार्य है सभी के लिए, ठीक, चाहे कमर्शियल है वो कार, चाहे जो है पर्सनल कार हो या फिर व्हीकल हो। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या है कि अब इन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से संबंधित कुछ R&D करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक ठीक, अनुसंधान और जो है विकास करने के लिए जो है इन्होंने एक स्कीम गवर्नमेंट ने बुलाया है लोगों को कि आइए, और SERB, ठीक, इसके अंतर्गत अभी जानेंगे क्या है ये, कि जो भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे क्या बन सकते हैं, भैया आओ बनाओ। और बहुत ही अच्छी खबर है कि चीता, ठीक, चीता जो है री इंट्रोड्यूस्ड होगा इंडिया में। इंडिया में एक्चुअली चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, ठीक, कब 1952 में। अब इसको फिर से लाया जा रहा है भारत में अफ्रीका से, ठीक। तो पूरी न्यूज़ जानेंगे। और आप लोग बता दें, आप लोग के लिए खुशखबरी, 2021 यूपीएससी का एग्जाम जो होने वाला 10 अक्टूबर से, उसका कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप 4 जून से हमारा चालू हो रहा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। इसका ये वीडियो भी है, लिंक में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में पूरा, तो उसको देख लीजिएगा। और EPFO 2020 का हमारा 27 मई से जो है नया पेड ग्रुप चालू है, और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप जो चालू है। अगर आपको ज्वाइन करना है, ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। इजराइल इंडिया पैलेस्तीन, ठीक, इसराइल और पैलेस्तीन पे हम लोगों ने कर लिया था पहले एनालिसिस आज, और मैपिंग भी इसमें हम लोगों ने करी है। इस गोलन हाइट्स जो है इसराइल ने छीन लिया था सीरिया से 1967 वाले वॉर में, ठीक। वेस्टर्न बैंक ये है, जेरूसलम है, इसका जो पूर्वी हिस्सा है उसमें हरम अल शरीफ है, वहाँ पे जो है अल अक्सा जो है मॉस्क है, मस्जिद है, और वहाँ पे ये अल अक्सा जो मॉस्क है ये मुस्लिमों में, इस्लाम में तीसरी सबसे जो है पवित्र जगह है मक्का और मदीना के बाद में। यहीं पे जो है वेस्टर्न वॉल है जिसको कि ज्यूज़ जो हैं वो पूजते हैं, ठीक, टेम्पल माउंट को। और यहीं पे जो है क्रिश्चियंस का भी होली जगह है। जेरूसलम जानते ही हैं, जो बोला जाता है कि आपका जो है क्राइस्ट जी की जो है जन्मस्थली है। तो ये सारी चीज़ें अभी क्या है कि ज्यूज़ यानी कि इज़राइल जो है वो अपना उसने पूर्वी, पहले तो 1948 में जो वॉर हुआ तब जो है सिर्फ जेरूसलम को उन्होंने कर रखा था, लेकिन ईस्टर्न जेरूसलम जो था, हरम अल शरीफ वाली जो जगह है, वो जो है इनके हिस्से में नहीं था, इनके पास, इनके कब्जे में नहीं था इसराइल के, ठीक, वो जॉर्डन के पास में था ये जो है। लेकिन 1967 में वॉर हुआ तो इसराइल ने कहा चलो बेटा अब ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो कंट्रोल मतलब ये करता है अब पूरा जो है इसराइल, ठीक। अभी रमज़ान के टाइम पे जो है कुछ दिक्कत हुई थी, तो वो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे पूरी चीज़ है कि इंडिया क्या सपोर्ट करता है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी एक जो हमारी फ्री यूपीएससी की प्रैक्टिस की वाली चल रही है, इसके लिए एक चैनल भी हमारा है IAS UPSC 2019, या फिर ओनली यूपीएससी चैनल करके आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तब भी मिल जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा भी था, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी थी कि भैया इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ समझ लेते हैं। पहले तो 1918 में पहली बार जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ, तो उसके बाद एक जो है बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ जिसमें ये कहा गया कि ज्यूज़ का एक होम होना चाहिए फ़लस्तीन में, ठीक, ज्यूज़ का एक होम होना चाहिए फ़लस्तीन में। फिर 1948 में जो है जो आपका इसराइल ज्यूज़ का देश बनाया गया। वहाँ पे इसराइल जो है पूरी दुनिया से, अब आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि ज्यूज़ के ऊपर काफ़ी जो है जर्मन और जर्मनी ने जो है हिटलर ने बहुत ज़्यादा वो किया था, ठीक, उनका जो है नरसंहार किया था बहुत बुरा। तो पूरी दुनिया से जो लोग हैं इसराइल, अब क्योंकि ये आ ही चुका था इसराइल में, पूरी दुनिया से लोग पहुंच चुके। ये पूरी चीज़ यहाँ पे आप लोग को अभी तक जितनी भी सिचुएशन है पूरा समझ में आ जाएगा। ये 7-8 मिनट में इसको बस देख लेना, पूरी एनालिसिस जो है मेंस प्रीलिम्स हर जगह से सब कुछ हो जाएगा इसमें कवर। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसराइल में क्या हुआ कि ज्यूज़ जो है सारे यहाँ पे इकट्ठा होने लगे, ठीक, फ़लस्तीन में। फ़लस्तीन था, फ़लस्तीनी जो है अपना वो उनको लगने, क्योंकि पानी का रास्ता आना भी आसान था,
और दुनिया में जो उस समय पावर्स थी बड़ी बड़ी, जैसे यूएसए, यूके, ये सब भी मतलब सपोर्ट कर रही थी इसराइल को, मतलब एक घर मिल जाए, ज्यूज़ को घर मिल जाए इसराइल के नाम से। तो ये लोग 1948 में देश बन गया। और फिर क्या हुआ कि जो अरब कंट्रीज़ थे अगल बगल के, इजिप्ट हो गया, फ़लस्तीन तो था ही, ठीक, तो बाकी लेबनान, जॉर्डन, इन लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, जिसके लिए ये लोग पहले से तैयार थे। इसराइल के साथ में दिक्कत ये है, मतलब बाकियों के लिए दिक्कत ये हो जाती है कि इसराइल बहुत ही प्रोएक्टिव है। वो इंटेलिजेंस की इतनी हाई रहती है कि उनको पहले ही पता होता है कि क्या होने वाला है। यहाँ तक कि एक मतलब ऐसा कहते हैं लोग कि 9/11 जब हुआ था, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया था यूएसए में, तब भी वहाँ उस दिन एक भी जूस उस बिल्डिंग में नहीं गया था। ऐसा क्यों हुआ, कुछ कह नहीं सकते, आप साफ समझ लो। और एक चीज़ और बता दूं आप लोग को, ज्यूज़ के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या है ये लोग। अगर आप देखो फेसबुक का जो ओनर है, ठीक, मार्क जकरबर्ग, कौन है, ज्यूज़ है। हालांकि ये बताया नहीं गया। जेफ बेजोस जो अमेजोन के ओनर हैं, हालांकि उन्होंने कहीं भी अपना रिलीजन शो नहीं किया, लेकिन ये माना जाता है कि ज्यूज़ हैं। ठीक, आपका जो एल्बर्ट आइंस्टीन ज्यूज़ थे। दुनिया में जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले हुए हैं, सबसे ज़्यादा किस कंट्री को मिले हैं, इसराइल में ज्यूज़ को ही मिले हुए हैं। कुल मिला के अगर आप देख लो तो ज्यूज़ का नाम बहुत ज़्यादा, और बड़े बड़े जो है यूएसए क्यों सपोर्ट करता है, आप लोगों को सुनने में आता होगा। यूएसए ने पीछे ट्रम्प के टाइम पे तो ये भी कह दिया था कि हम इसराइल के जो है कैपिटल जेरूसलम को, पूरे जेरूसलम को मानते हैं। ठीक, इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था, ध्यान रखना, इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था। और तो ये यूएसए क्यों करता है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े बड़े ये जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, सब ज्यूज़ बैठे हुए हैं टॉप उसमें। जैसे इंडियंस बैठे हुए ना, सत्या नडेला हो गया, और भी जो लोग हैं अल्फ़ाबेट में, क्या नाम है उनका, पिचाई जी, ठीक, ये सब लोग बैठे हुए, वैसे ज्यूज़ भी हाईयर उस पर बैठे हुए, इसीलिए यूएसए इनको सपोर्ट करता है। ठीक, तो सब पैसा भैया, हर चीज़ के पीछे पैसा है। तो ये वाली बात है। फिर 1948 के बाद जो है कुछ चीज़ें रह गई थी, तो 1967 में जो है अरब कंट्रीज़ ने फिर से हमला किया, और इसराइल ने 6 डे वॉर कर नाम से मशहूर है। फिर इन्होंने और ज़्यादा, इसराइल ने सब कुछ कब्जा कर लिया, गाजा स्ट्रिप ये छोड़ दी थी इधर, ठीक, बाकी वेस्ट बैंक भी और कब्जा कर दिया। उसके बाद से फिर इसराइल थोड़ा सा और ज़्यादा हावी हो गया, अपना सेटलमेंट कराने लगा ज्यूज़ का यहाँ पर वेस्टर्न बैंक में, जहाँ फ़लस्तीनियन रहते हैं। ठीक, तो फिर क्या हुआ 1980s में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे गाज़ा में जो है हमास नाम से एक वो बना, संगठन बना, जो कि मतलब एक तरीके से मिलिटेंट ग्रुप बना, जो इसराइल से मतलब एक है, ये है कि वायलेंस का यूज़ करते हुए फ़लस्तीन को आज़ाद कराने वाली चीज़ है। दूसरी तरफ बना आपका पीएलओ, आपका ये है, आपका क्या बोलते हैं इसको, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी के यासर अराफात थे, जिनका नाम आपने सुना होगा। उनकी मौत कैसे क्या हुई, देखिए कहानी आता है, ऐसा कहा जाता है कि पॉइजन दे दिया गया था। तो ये वाली चीज़ है। तो यासर अराफ जो है, इसको पीएलओ को तो इंडिया ने भी जो है काफ़ी वो किया, और ये माना कि हाँ भैया, पीएलओ ही जी को ही हम मानते हैं इसका रिप्रेजेंटेटिव फ़लस्तीन का पूरे का। ठीक, वो सारी चीज़ें अभी देखेंगे इंडिया का क्या रहा है। तो ये वाली कहानी। फिर 1992 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ। ठीक, ओस्लो बताइए कहाँ की वो है, कैपिटल है। ओस्लो अकॉर्ड हुआ, उसमें ये माना गया कि चलो अब थोड़ा सा जो है 1992 1993 में ये चीज़ हुई, तो थोड़ा सा जो है राहत मिलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यूएसए भी टू स्टेट थ्योरी की बात करता रहा, जिसको आज भी वो बोल रहा है। आज भी अभी जो बिडेन यही बोल रहे थे कल परसों कि टू स्टेट थ्योरी मतलब फ़लस्तीन भी रहेगा और इसराइल भी रहेगा, दोनों लोग रहेंगे। इंडिया भी ये कहता है कि भैया बैलेंसिंग करके बोलता है। वो पहले 4 दशक में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे पूरा सारांश बता रहा हूँ मैं, तो वो फ़लस्तीन का पूरी तरीके से फ़लस्तीन के प्रो था, पूरी तरीके से। फिर उसके बाद जो है जब एनडीए की सरकार आई, तो उसमें देखा, और एक चीज़ और भी है, 1999 के कारगिल वॉर में इसराइल ने बहुत ही ज़्यादा मदद करी। 1992 के बाद से जब ये ओस्लो, जब देखिए इसका यूएसएसआर का विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, और हमारा जो है, हमारे कुछ जो है इनके इसराइल से जो है समझौते अच्छे होने लगे, उनसे एग्रीमेंट बढ़िया होने लगे, उनसे रिलेशनशिप अच्छी होने लग गई। ठीक, इन हम लोगों ने डिप्लोमेटिक वो भी कर लिए अपना, जो है यहाँ तेल अवीव, एक जगह है तेल अवीव, वहाँ पे हमने अपनी एजेंसी भी बना ली, एम्बेसी, ठीक, वो भी बना ली इंडिया ने, अच्छे होने लगे। लेकिन उसके बाद भी, और उसके बाद कारगिल युद्ध में तो भैया हमारे बोफोर्स जो तोपें थी, उसके तो गोले बारूद ही इसराइल ने हमें दिए, और उसके बाद डिफेंस टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बदौलत जो है इसराइल काफ़ी हमारे क्लोज आ गया। फिर जब अभी सेकंड गवर्नमेंट आई मोदी जी के, उसमें फिर ये हुआ कि भैया अब और ज़्यादा करीब इसराइल आ जाएगी, लेकिन
भारत ने डी हाइफेनेटेड करते हुए, मतलब हम ये जोड़ के नहीं चलेंगे कि इजराइल बुरा मान जाएगा कि फ़लस्तीन बुरा मान जाएगा। जब जिसको जो चीज़ गलत लगेगी भारत को कि ये चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि वो विश्वास इस चीज़ में विश्वास रखता है कि दोनों लोग एग्जिस्टेंस होना चाहिए, फ़लस्तीन का भी होना चाहिए, इजराइल का भी होना चाहिए, दोनों लोग के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो इसने डी हाइफेनेटेड जो है रिलेशनशिप कर ली। मतलब इजराइल, अब जैसे अभी क्या है कि फ़लस्तीन, इजराइल ने कहा कि हम फ़लस्तीन को जो है यहाँ पे जो सेटलमेंट पॉलिसीज़ हैं इन सब के लिए, इंडिया ने माना नहीं। ठीक, मतलब अभी बताऊंगा उसके बारे में, कहाँ उसने जो है अगेंस्ट में इजराइल के किया। ठीक, तो ऐसा माना जा रहा था कि मोदी जी के आने के बाद में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोदी जी ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे जो इजराइल गए और सारी चीज़ें हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जो है कि बिल्कुल ही इजराइल के प्रो हो गए हो। दोनों के बीच में बैलेंस बना रहा। ठीक, अभी तो मोहम्मद जो आपके अब्बास हैं, मेरे ख्याल से जहाँ तक याद है मुझे, तो वो भी 2017 में भारत में आए, वो पीएलओ के हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक तरफ टिल्ट होते हुए, यहाँ तक कि जो है रमल्ला रमल्ला करके नाम है, जगह है फ़लस्तीन में, यहाँ पर वेस्ट बैंक में, इससे होते हुए भी हमारे जो है मंत्री जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तो बैलेंसिंग है। इंडिया बिल्कुल प्रो इजराइल या फिर प्रो फ़लस्तीन नहीं है। तो इंडिया जो है बैलेंस में विश्वास रखता है। ठीक, और एक चीज़ और बता दूं, 1948 में जब पार्टीशन किया गया फ़लस्तीन का कि इजराइल भी बनाया जाए, वो यूएन के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखना, जो मैंने ये बताया था यहाँ पे, यूएन के द्वारा। ये पार्टीशन जो प्लान था 1948 वाला, वो जो है आपका इंडिया ने उसको जो है खारिज किया था, इसके खिलाफ था। फिर लेकिन ये भी चीज़ है कि 1950 में इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया था, इजराइल स्टेट को। ठीक है, फिर पीएलओ जो बना, तो पीएलओ को जो है कई जगह इंडिया ने जो है वो उसको यूनेस्को में भी मान्यता दिलाई, कई जगह उसको सपोर्ट भी किया। वो सारी चीज़ें अब हम देख लेंगे। ठीक है, ये तो एक, मतलब ये एक वन स्टॉप वाला टॉपिक हो गया आज पूरा, कि आप लोगों को अब इसमें और भी कुछ भी अब इसके अलावा कुछ देखना नहीं। 10-11 मिनट का हो जाएगा, बस इसको देख लो, सब खत्म। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ओपन डिबेट की बात चल रही थी जब ये इजराइल फ़लस्तीन वॉयलेंस अपनी चरम पे था। तो जो टीएस मूर्ति हैं, यूएन पे जो है अपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का, उन्होंने कहा था कि हम बैलेंस जो है, इंडिया जो है हिस्टोरिक जो टाइज़ है हमारे फ़लस्तीन के साथ में, और जो हमारे फलते फूलते रिलेशन है इसराइल के, इसके बीच में हम जो है वो चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं फ़लस्तीन दोनों के लिए। ठीक, और यहाँ पे देखिए यही कहा गया कि दोनों लोग से ये है कि भैया कोई भी एक तरफा अपना जो है मनमानी मत करो, दोनों लोग बैठो, बात करो। ईस्टर्न जेरूसलम जो है, जो भी, देखो ये वर्डिंग जो है ना, देखो आप लोग को, जो लोग को भी लिखना है, ओपन डिबेट, टू स्टेट सोल्यूशन, स्टेटस क्वो, ये सब वर्डिंग वहाँ पे लिखना एग्जाम में यही उड़ता है मेंस में। तो स्टेटस क्वो जो भी बना हुआ है वहीं बना रहने दीजिए, जो भी ईस्टर्न जेरूसलम में सारा कुछ। तो मतलब एक तरीके से इजराइल की जो पॉलिसी है, थोड़ी सी सेटलमेंट वाली, और वो सब वहाँ पे रिहाइश अपने ज्यूज़ को बसाने वाली, उसके खिलाफ बात करी। और इसी में देखो, अभी इजराइल ने एक ट्वीट किया था, उसमें इंडिया का झंडा उसने नहीं लगाया था। ठीक, अब क्या लोग ने कहा कि अरे यार हमने इतना सपोर्ट किया ये वो, खैर इंडिया का जो ऑफिशियल वो है उस पर हम जाएंगे, और वो ये है कि वो बैलेंस चाहता है, स्टेटस को मेंटेन रहे, और टेंस बैलेंसिंग करने की कोशिश करी गई है। और 3 दशक से जो है इसराइल के हम करीब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसराइल के प्रो हो गए, बिल्कुल। जो जहाँ डिफेंस की बात है हम खरीद सकते हैं, जैसे हम क्या खरीद रहे हैं, बाराक एयर डिफेंस सिस्टम जो है हम ले रहे हैं इनसे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये देखा जाए, 92 में हमने इसराइल के साथ में नॉर्मलाइज कर दिया, जब विघटन हो गया था सोवियत यूनियन का, गल्फ वॉर के बाद से जो है हमें वेस्ट एशिया में अपना जो है देखना भी था कि हमें, अच्छा फर्स्ट गल्फ वॉर क्या था कि इराक ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया था, और उसके बाद फिर वहाँ जान लिए थे, तो इराक को कुवैत से भगाने के लिए जो है यूएसए और सब लोग एक साथ आ गए थे, सऊदी वूदी। तो ये इसको फर्स्ट गल्फ वॉर बोला जाता है, पहला खाड़ी युद्ध। तो फिर एम्बेसी बनाई, 1950 में रिकॉग्नाइज कर लिया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इंडिया और फ़लस्तीन में देखिए, जो 53वां यूएन सेशन था, उसमें जो है इंडिया ने इसको, फ़लस्तीन को सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जो ड्राफ्ट बनाया गया था, उसमें इंडिया ने इसको को स्पॉन्सर भी किया था, खुद भी, मतलब ये मसौदा तैयार किया था कि फ़लस्तीन को अपना जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन करने का जो है अधिकार होना चाहिए। 67-73 के वॉर में जो है इसराइल को इंडिया ने जो है काफ़ी वो भी बोला था कि इसने जो है एग्रेसर है, इसने मतलब गलती करी है इसराइल ने। ठीक, और यासिर अराफात के साथ में इन्होंने इसको पीएलओ को माना था कि प्रतिनिधित्व करता है। 1975 में पहला नॉन अरब कंट्री था इंडिया, ठीक, जिसने पीएलओ को मान्यता दी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ऑफिस भी खुलवाया था इनको, और इनवाइट किया था दिल्ली में 5 साल तक
जो है 5 ईयर लेटर जो है डिप्लोमेटिक स्टेटस भी PLO को दे दिया। हमने काफ़ी सपोर्ट किया है फ़लस्तीन को, ठीक। उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें इस्लामिक कंट्रीज से जो है ऑयल चाहिए, तो वेस्ट एशिया में अगर हम इन लोग को जो है नाराज़ कर देंगे फ़लस्तीनियन को, तो जो है वो हमें ऑयल वेल नहीं मिलेगा। देखिए ये पूरा सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत हमेशा ही सेकुलर रहा है और फॉरेन पॉलिसी में वो ऐसा नहीं करता है कि एक तरफ टिल्ट हो जाए। आज के हमारे रशिया से क्या रिश्ते नहीं है क्या? न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आज भी हम वैसे ही कर रहे हैं। तो इंडिया भी अब पहले से भी ज़्यादा जो है रियलिस्ट है, आदर्शवादी नहीं है, ठीक। और पहले भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही आदर्शवादी था। कुछ गलतियां सबसे हुई हैं। अगर ऐसा ऐसा नहीं होता, गलतियां नहीं होती, तो क्या USA में क्या 9/11 हो जाता? क्या गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। इंडिया ने जो है UN जनरल असेंबली में इसराइल के कंस्ट्रक्शन, जो ये सेपरेशन वॉल ये सब बना था, इसके खिलाफ भी जो है इंडिया ने वो किया था, वोट किया था। और फ़लस्तीन को एक फुल मेंबर यूनेस्को में बनवाया 2011 में इंडिया ने, और मदद करी मतलब। और 1992 से इंडिया के इसराइल के अच्छे रिश्ते हो रहे हैं। ज़्यादातर ये डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में हो रहे हैं रिश्ते अच्छे। और NDA गवर्नमेंट जब आई तो पहले तो ये हुआ कि भैया टेररिस्ट से निपटने के लिए 1999 का कारगिल वॉर, और उसके बाद जो है LK अडवाणी देखिए 2000 के बाद में जो है, और जसवंत सिंह जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, ये सब लोग गए वहाँ पर इसराइल में। और जो है दो कंट्रियों के बीच में एंटी टेरर कमीशन भी बनाया गया, इसराइल और इंडिया के बीच में। एरियल शेरन जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया को, उन्होंने विजिट भी किया 2003 में। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देखिए कब गए हैं? जब मोदी अभी जब बन गया उसके बाद। मोहम्मद अब्बास भी हमारे यहाँ आए 2017 में। तो देखो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम इसराइल के प्रो हो गए। और इसके बाद जो 2 स्टेट सोल्यूशन पे ही हम अभी विश्वास रखते हैं। ईस्ट जेरूसलम को जो है कैपिटल हम मानते हैं फ़लस्तीनी स्टेट का। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जो पहले प्रेसिडेंट भारत के बने 2015 में, प्रणब मुखर्जी, इन्होंने इसराइल को विजिट किया, ठीक। रमल्ला भी गए थे ये। और हालांकि जब मोदी जी गए थे तब रमल्ला वो नहीं गए थे, ठीक। और फ़लस्तीन को जो है कैपिटल जो है वो वैसे ही मानते हैं, इंडिपेंडेंट। रमल्ला इम्पॉर्टेंट सिटी है आपका जो है फ़लस्तीन में, ठीक। 2018 में मोदी जी जो है पहली बार ऐसे प्रेसिडेंट थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो इसराइल गए, सॉरी। और डीहाइफिनेशन हो चुका है कि मतलब कि हम ये नहीं सोचते हैं कि हम इसराइल को बोलेंगे तो फ़लस्तीन क्या सोचेगा, फ़लस्तीन को बोलेंगे तो क्या सोचेगा। जो हमें सही लगता है जिस समय पे, जो गलत होगा उसको हम गलत ठहराएंगे, जो सही होगा उसको सही ठहराएंगे, ये वाली चीज़ है। यूनेस्को में जो है कई सारे जो इंडिया ने वोट भी किया जो है आपका इसराइल के खिलाफ। ट्रंप जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा था कि जेरूसलम जो है इसराइल की कैपिटल है, उसको भी हमने नकार दिया था, ठीक। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन का 46वां जो सेशन हुआ था जेनेवा में, ठीक, अभी इसी साल में, उसमें भी इंडिया ने इसराइल के खिलाफ वोट किया है, ठीक। वो कौन कौन से हैं? 3 रेजोल्यूशन। एक तो ये था कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फ़लस्तीनियन पीपल का, खुद से मतलब अपना डिसीजन ले सकें, इसके खिलाफ जो है मतलब इन्होंने बोला था इसराइल ने कि ये नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं देना चाहिए, इंडिया ने बोला है। इसराइल के सेटलमेंट, जो रिहाइश अपने ज्यूज़ वहाँ पे बसा रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने, इंडिया ने दिया, वोट किया। ह्यूमन राइट की सिचुएशन गोलन हाइट्स में क्या है, इसमें भी जो है इसराइल के खिलाफ दिया। हालांकि ये चौथा एक रेजोल्यूशन था UNHRC का कि भैया जो ह्यूमन राइट सिचुएशन क्या है इस समय फ़लस्तीन में, ईस्ट जेरूसलम में, उसके खिलाफ एक रिपोर्ट की बात थी। तो उस पर भारत ने कोई वोट ना हाँ किया ना किया। तो ये था पूरा आज का, मैंने पूरी बहुत डिमांड थी इसकी। इसमें एक एक चीज़ आपको बता दिया है। 17-18 मिनट का हो गया, लेकिन ये पूरा आपको एक बार देख लोगे, एग्ज़ाम से पहले भी देख के चले आना, सब समझ में आ जाएगा। आज है तारीख आपकी 25 मई का है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, आप देखिए सिंपल टॉपिक है, ई-वे बिल और फास्टैग को जोड़ दिया गया। आप समझना आपका इससे क्या होगा कि पहले तो बता दो कंटेक्स्ट क्या है कि ई-वे बिल और आपका फास्टैग, इन दोनों को जोड़ दिया गया है ताकि जो GST में चोरी हो रही थी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे जो है हमारी जो कंट्री के जो ऑफिसर्स हैं, जो सैन्य बल है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो GST वाले हैं, इन सबको आसानी हो, ये वाली चीज़। अब देखो फास्टैग क्या है, अब ध्यान से समझना, पूरा एकदम आपका जो है बेसिक क्लियर हो जाएगा। जो कार में चेसिस होती है, ठीक। कई बार ऐसा हो रहा था कि लोग जो है नकली नंबर प्लेट लगा के और चल देते थे, एम्बुलेंस का यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब नहीं। फास्टैग जो है चेसिस के उस पर ही जो लगती है, चेसिस बोलते हैं वैसे, अगर देखा वैसे बोलें तो चेसिस का नंबर जो होता है वो फास्टैग से लिंक्ड होता है।
तो कौन सी गाड़ी जा रही है बिल्कुल एग्जैक्टली पता हो जाएगा, चाहे कोई नंबर प्लेट लगी हो, कुछ लगी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हालांकि बोला ये गया है कि आपको टोल पे उतरने के रुक के पैसे देने की जरूरत नहीं है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो ये डिवाइस होती है, इसके जरिए फास्टैग में आपके पैसे पड़े हुए हैं, आपको बिना रुके आपके टोल कट जाएगा और आप चले जाओगे। हालांकि इसका सिक्योरिटी वाला इशू, मतलब वो भी है, एक चेहरा भी है जिसमें यह है कि चेसिस पता चल जाती है, जो मैंने आपको बताया। एम्बुलेंस में मान लीजिए कोई टेररिस्ट जा रहा है, उसको लोग देते जा रहे हैं कि जगह कि जाओ जाओ जाओ, वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इससे जो है ये पता चल सकता है कि कौन सी एक्चुअल गाड़ी जा रही है। अब ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल जानते हैं, जो कैरियर जिसमें गुड्स जाते हैं ना, आपने ट्रक देखे होंगे, उसमें उन लोग के लिए बोला गया कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप गुड्स लेके जा रहे हो, और या फिर 10 किलोमीटर ज़्यादा की अगर आप दूरी पे कुछ भी जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो आपको ई वे बिल कटाना पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन सेवा है, आप ई वे बिल कटा लो, अपने उसमें रख लो, उसी को स्कैन करेगा। कोई आपको बीच में कोई टैक्स वैक्स चुंगी उंगी इन सब पे नहीं रुकना है, सीधे जो है उसको स्कैन हुआ वो चलते रहो अपना, खाली कागज़ दिखा दो, पूरा सही है। ठीक, तो अब इसमें ये भी जानकारी होती थी कितने वैल्यू है, कौन सा सामान लेके जा रहे हो, ये भी बात है। ठीक, तो अब इन दोनों का जो है एकीकरण होने की वजह से क्या हुआ कि एक तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी है, उसमें क्या सामान जा रहा है, उसकी जानकारी जो है ई वे बिल में है। ठीक, और फिर अगर मान लीजिए कई सारे टोल ऐसे भी हैं जहाँ पे ये ई वे बिल नहीं दिखाना पड़ता है, जो भी है, तो किसी भी तरीके से सारी जानकारी जो है वहाँ पे अथॉरिटीज़ के पास रहेगी। क्या सामान जा रहा है, कौन सी गाड़ी से जा रहा है, कितनी बार कौन सी गाड़ी कहाँ निकली। पहले अभी कुछ ये भी हो रहा था, जुगाड़ भी, लोग ढूंढ के ई वे बिल नकली वकली बनवा ले रहे थे, तो वो भी सब जो है डी डुप्लीकेशन अब कर दिया, वो सब नहीं होगा। राजस्व बढ़ेगा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेगा। क्या सामान मान लीजिए अभी भेजा जा रहा था कि ऑक्सीजन जाना है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा, पूरी टाइमिंग के हिसाब से इन लोग के पास वो रहेगी, पूरी लॉग बुक रहेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए ई वे बिल मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा, आज भी बताया। फास्टैग क्या, ये तो पता है, पूछेगा ही, लेकिन इन सबके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये जानना जरूरी है। इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ बता रहा था। ठीक, तो ये व्हीकल जो है पासेस, इन दोनों को जोड़ दिया गया नए सिस्टम में। यही है कि कोई भी अगर ई वे बिल लेके जा रहा है, टोल अगर फास्टैग जुड़ा हुआ है, तो फास्टैग से भी के थ्रू भी इंटीग्रेटेड रहेगा, तो पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। जीएसटी आईएन और ये सेलेक्टेड टोल पे जो है तुरंत ही फास्टैग से कटेगा, और जीएसटी यूएसटी का भी डेटा पूरा निकल के आ जाएगा। ई वे बिल में जो डेटा दिया जाता है ना, उसमें जीएसटी आईएन और ये सब जोड़ा जाता है, आपका जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो भी उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। ई रिसाइकलिंग जो है, कई लोग रिसाइकलिंग कर रहे थे ई वे बिल की, बिल ट्रेडिंग कर रहे थे, अब ये नहीं हो पाएगा। 50,000 से ज़्यादा होता, वहीं सब चीज़ मैंने जो बताई थी वो हैं इसमें। पूरे भारतवर्ष में देखो हर दिन 25 लाख गुड्स व्हीकल जो है का मूवमेंट होता है। 800 टोल से लगभग गुजरते हैं इधर से उधर। ठीक, 3 सालों में अगर देखा जाए तो 180 करोड़ ई वे बिल बने हैं। ठीक, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ ई वे बिल बनते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, ये ऐसे है। सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर हरियाणा में, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका। और सबसे ज़्यादा जो ई वे बिल जनरेट हुए हैं पास्ट 3 ईयर में, ठीक, किस उसमें सेक्टर में? ठीक, पहले तो क्या था, स्टेट था, अब क्या है, सेक्टर है। तो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मतलब कपड़े वाले में, फिर इलेक्ट्रिक मशीनरी, फिर मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेज यानी कि यांत्रिक उपकरण, फिर आयरन एंड स्टील, ठीक, और उसके बाद ऑटोमोबाइल। तो ये 5 है। सबसे ज़्यादा क्या है, टेक्सटाइल। और सबसे ज़्यादा स्टेट कौन सा था? गुजरात। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि अब देखो गवर्नमेंट को थोड़ा सा होश आया है, और उनको होश आते ये दिखाया कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में कैसे हम घर पे अगर कोई होम आइसोलेटेड है तो सस्ता, ठीक, और कैसे जो है हम अच्छी सस्ते में अच्छी टेक्नोलॉजी पूरे भारतवर्ष में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट है, नवाचार के थ्रू किसी तरीके से उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और ये बना सकें भारत में ही। अपना मेक इन इंडिया भी बढ़े। ठीक, ठीक, मेक इन इंडिया अब हो रहा है। देखो इंडिया में थोड़ा सा मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बात गलत है, लेकिन ये चीज़ समझने वाली कि इंडिया ज़्यादातर क्राइसिस मैनेजमेंट में चलता है। हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए 1991 में, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी, हमारे पास खाली 14 दिन का इम्पोर्ट कवर बचा था। ठीक, हम अब देखो प्रोएक्टिव हो गए हैं, जैसे कि अभी ये आया, साइक्लोन आया, तो हम पहले से समझ जाते हैं, हमारे पास डेटा रहता है, तो अच्छी बात। लेकिन ज़्यादातर क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तब हम, जब प्यास लगेगी तब हम कुआं खोदेंगे। तो ये वाली चीज़ है। खैर, अब ये दे रहा है तो दुरुस्त है वाली बात है। अब इन्होंने कहा है कि हम R&D करेंगे और
मेक इन इंडिया को बढ़ाते हुए, और नौकरियां लाएंगे और सस्ते कंसंट्रेटर लाएंगे, कोविड-19 को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ है इसमें, रिसर्च होते होते ये सारी चीज़ें आने में 1 साल लगेगा। खैर, तो ये वाली बात है कि ये जो है हमारा, इसको किसके थ्रू प्रपोजल पूछे गए हैं, सब लोग आके इसमें बता सकते हैं। साइंटिस्ट हो गए, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, ये लोग आएंगे। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक, इनकी वेबसाइट है सर्व ऑनलाइन, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है online.in, ठीक। 15 जून तक प्रपोजल लोगों को भेजने हैं इसमें। और वहीं है, अब देखो, ऑक्सीजन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी जो है आवश्यक दवाओं की सूची में आता है, ठीक। और जो है हमारे यहाँ नहीं है भाई, क्या बताएं। और लोग मतलब कोविड से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मर गए। और ये जो है सर्व जो है एक आपकी संविधान, ये सांविधिक यानी वैधानिक संस्था है। ये पार्लियामेंट के लॉ बनाए गए दोस्त के अंतर्गत आती है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ये रिसर्च बोर्ड है। और ये डेवलप करेंगे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, बस इसमें बस यही सारी चीज़ें हैं। और इसमें यही है, डिज़ाइन नई डिज़ाइन होगी कम पैसे में, एआई ऑप्टिमाइज्ड होगा, ऑक्सीजन फ्लो कितना चाहिए, कब चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए चलेगा। जो भी नई नई टेक्नोलॉजी उन सबको जोड़ते हुए ऑक्सीजन किसी तरीके से मुहैया करानी है, ये वाली चीज़ है। और ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, जो इंडस्ट्री से इन्वेस्टिगेटर और जो भी साइंटिस्ट हैं, वो सब एकेडमिक्स भी हैं, मान लीजिए आईआईटी और ये सारे जो हैं हमारे नए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, ठीक, वहाँ से सबको जोड़ा जाएगा, फंडिंग मिलेगी इंडस्ट्री वालों से। फिर इन सबको मिला के जो निकलेगा फाइनली, उसको हम कहाँ भेजेंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड, जो वो किसके अंदर आता है, ये भी दोस्त के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे पूछ लेगा, इसलिए मैं इसको पिन पॉइंट करके बताता हूँ। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड किसके अंतर्गत आएगा, दोस्त के अंतर्गत आएगा। ये जो R&D पूछी गई है, इसमें जो भी मतलब फाइनली बनेगा, उसको हम जो है R&D को किसके पास भेजेंगे कमर्शलाइजेशन के लिए, मतलब कि वाणिज्यिक उसको कितना बेच सकते हैं, किस पैसे में जाएगा, वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के पास जाएगा। और इन सब में प्रोजेक्ट पूरा होने में 1 साल लगेगा। अब कोविड को अगर 1 साल के लिए हम छोड़ेंगे तो कितना, हम लोग 3 लाख मौतें हमारे यहाँ हो चुकी हैं भारत में, और कितने 1 साल में होंगी पता नहीं, ठीक। तो ये चीज़ है, बेनिफिट इसका यही है कि होम में है, कम इनएक्सपेंसिव, सस्ता होगा, सप्लाई आसानी से मिल पाएगी। और ये वैधानिक संस्थान है, दोस्त के अंतर्गत आती है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का, ठीक। और इसका सेक्रेटरी जो है आपके, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, वही होते हैं। और इसका काम देखिए वही है कि रिसर्च और अनुसंधान जो है, एजेंसी, साइंटिस्ट, एकेडमिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इन लोग को फाइनेंशियल वित्तीय जो है सहायता देना, ये सारे काम है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है कि भारत में चीता को जो है री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देखो 1952 में हमारे यहाँ से चीता उपलब्ध हो गया था, मतलब इंडिया से, ठीक। और ये विलुप्त, ये सारी जानकारी कौन देता है, IUCN देता है, ध्यान रखना, रेड लिस्ट नाम से निकलता है, ठीक है। और IUCN एक चीज़ ये भी है कि नेशनल पार्क ये जो है ना, इनको शेड्यूल किस में लाता है, 5th में लाता है, ध्यान रखना, ये चेक कर लेना आप लोग, ठीक। तो चीता जो है दुनिया का सबसे तेज जो है एनिमल माना जाता है, ज़मीन वाला, ठीक। और ये भारत में 1952 से हट गया। अब इसको मध्य प्रदेश में कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, ये UPSC पूछ भी चुका है क्वेश्चन, यहाँ पे इसको लाया जा रहा है। हालांकि पुराना 2000 शायद 2003 से चालू है वाला प्रोजेक्ट, अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, अब जाके ये जो है फुलफिल हो रहा है। पीछे क्या हो रहा था कि हम ईरान से इसको लेना चाह रहे थे, अफ्रीका से आएंगे अभी वाले जो चीता है, ये अफ्रीका से आएगा। पीछे हम ईरान से लेना चाह रहे थे, लेकिन ईरान कह रहा था कि तुम जो है हमको लाइन दे दो। और लाइन जो है, गिर का जो लाइन है गुजरात का, वो इटावा तक तो पहुंच नहीं पा रहा था, ईरान क्या पहुंच पाएगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, इटावा यूपी में सफारी है ना, लाइन सफारी, तो ये वाली बात है। तो इनसे काफ़ी बात चली, लेकिन फिर ये वहाँ पे रह गई। फिर अफ्रीका से अब फाइनली ये होगा, सुप्रीम कोर्ट भी लग गया, सब कुछ हो गया। तो ये अब जो है, इसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन भी है, ध्यान से सुनो। ऑफिशियल जो है इंडिया में जो साउथ अफ्रीका में जाएंगे और वहाँ जाके सीखेंगे, ठीक। आप लोगों ने सुना भी होगा क्रूगर नेशनल पार्क करके, वहाँ पे जो है लायन वाइन भी काफ़ी ज़्यादा है। चीता हालांकि ये कहाँ से आ रहा है, अफ्रीका के जो सवाना के जंगल है वहाँ से लाया जाएगा। और ये इंडिया में जो है छत्तीसगढ़ 1947 में लास्ट टाइम ये स्पॉट किया गया था, 1947, सोचो। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चालू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, इजाज़त दे दी थी, अप्रूवल दे दिया था कि भैया अफ्रीकन चीता ले आओ, और इंडिया में जो भी जो है इनका घर अच्छा हो, उनको वहाँ पे रखो, ठीक। तो क्यूनो पालपुर जो है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीछे जो है
आपका NTCA जो है अथॉरिटी, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो एक जो है सांविधिक संस्था है NTCA, इसको बोला था कि तुम इस पर आओ। ठीक, तो वहाँ पे जाके घबरा मत जाना। NTCA टाइगर के लिए नहीं, चीता री इंट्रोडक्शन के लिए भी प्रोजेक्ट पे भी इसने काम किया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। ठीक, और उसके बाद अप्रूवल का टाइमलाइन सेंड कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, और इन्होंने 1400 लाख जो है प्रोजेक्ट चीता के लिए दे भी दिया था बजट। NTCA ने फिर जो है ये मनी जो है भेज दिया, किसको भेजेगा? मध्य प्रदेश को और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही तो पहले ये काम कर रहा था ना। इसने प्रिपेयर किया था एक प्रोजेक्ट, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। कूनो नेशनल पार्क जो है इसको 2018 में नेशनल पार्क बना दिया गया। पहले जो है इसको पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता था। ठीक, और ये जो है 1981 में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, और मुरैना और शहपुर जो है मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है ये। 2009 में कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको बोला गया। 2009 से चल रहा है, सोचिए 11-12 साल हो गए। और यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं और जो कि चीता के लिए जो है खाने का काम करेंगे। ठीक, फूड वेब है उसमें जो है चीता ऊपर आएगा, इसमें जो है कंज्यूमर के तरीके से। ठीक है, आपका कार्निवोरस, तो ये जो है आपका 4 हॉर्न्ड एंटीलोप इसमें आ जाएगा। ठीक, 4 सींग वाले मृग, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर, ठीक, वाइल्ड बोर जिसे बोलते हैं, चित्तीदा हिरण, सांभर, ठीक, ये सब आएंगे आपके। अच्छा, मध्य प्रदेश का अच्छा बताइए स्टेट एनिमल कौन सा है? ठीक, और इंडिया ये यूपी का कौन सा है? सॉरी, इंडिया का तो पता ही होगा आपको। चीता जो है सबसे तेज दौड़ता है। ठीक, 128 किलोमीटर तक चलता है, हालांकि मैंने 100 माइल्स का तक भी सुना है ये। और काफ़ी मतलब जो है इनके थिन लेग्स होते हैं, लॉन्ग टेल होती है जो कि इसको मदद करती थी दौड़ने में। IUCN की जो इनकी रेटिंग है वो वल्नरेबल है, ध्यान रखना। ठीक, इंडिया में विलुप्त हुआ था, लेकिन हम जब IUCN निकालता है तो पूरे वर्ल्ड का निकालता है वो, तो वैसे जो है ये वल्नरेबल है, ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना प्लीज़। और ये पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में इसकी जो है वो जो है 7000 से कम है, और ये ज़्यादातर अफ्रीका के सवाना में पाया जाता है। ठीक, इसी के साथ जो है हम लोग आ चुके हैं अपने फेवरेट सेक्शन पे, जिसका नाम है कौन बनेगा IAS PCS। इसी में ही जो है बीच में मेंस का भी आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कॉमनवेल्थ, प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कॉमनवेल्थ डे जो है कब मनाया जाता है, इससे संबंधित जो है कुछ कथन है। क्या ये 20 मई को मनाया जाता है? नहीं, गलत है। ठीक, तो ये वाला पहला वाला गलत हो गया, ट्रू पूछा गया, तो ये एलिमिनेशन मेथड के थ्रू A, B और D गलत हो गया, तो C आंसर हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है अफ्रीका, एशिया, करेबियन, अमेरिका, पैसिफिक, यूरोप में। और कॉमनवेल्थ डे को जो है पहले ये कब मनाया जाता है? ये जब क्वीन विक्टोरिया जी का जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है तब बनाया जाता है। ठीक, तो C ऑप्शन हो जाएगा। 24 मई को कॉमनवेल्थ डे होता है, और इसमें 54 कंट्रीज़ हैं, 54। पहले इसको एम्पायर डे बोला जाता था, बट उस 1958 के बाद से, 1958 के बाद से रीनेम करके कॉमनवेल्थ डे बना दिया गया। इस साल का जो थीम है वो ये है कि आपका डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। ठीक, समान भविष्य प्रदान करना, ये थीम है कॉमनवेल्थ डे का, जो कि 24 मई को होता है। देखिए आज का जो हमारा UPSC मेंस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चन है, और आप लोग को फिर से बता दूं, ओनली UPSC करके आप लोग चैनल हमारा सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ जाके सर्च कर लेना। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़, ये मैं देखो ये भी बता चुका हूँ, ये अभी ऊपर बताया है, तो कंटेंट के लिए परेशान नहीं होना। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट कम है तो पढ़िए फिर लिखिए आंसर। ठीक, कंटेंट होना पहली प्रायोरिटी है। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि जो है आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लो और आपने पढ़ा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे कुछ पढ़ाएंगे नहीं आपको, आपको आंसर राइटिंग सिखाएंगे। तो आंसर राइटिंग में अगर आपके यहाँ कंटेंट है तो पढ़ाना भी आपको खुद ही पड़ेगा। तो अगर आपको पढ़ा नहीं है तो फिर आंसर राइटिंग मत करो, पहले पढ़ो फिर आंसर राइटिंग करो। देखिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इन सीतु एंड एक्स सीतु कंजर्वेशन, संरक्षण क्या है, उदाहरण से समझाइए। और जो चीता रीलोकेशन प्रोग्राम हो रहा है, ये आप देखिए यहाँ पे ट्रिकी है, जैसे कल मैंने आप लोग से ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था कल्चर वाला, वैसे यहाँ पे भी है। हाउ चीता रीलोकेशन प्रोग्राम इज़ अ न्यू चैप्टर इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक, कैसे चीता पुनर्वास कार्यक्रम वन्य जीव संरक्षण में एक नया अध्याय है, लेकिन चुनौतियां भी हैं, समाधान दें। ठीक है, ठीक, बट विद चैलेंजेस गिव सॉल्यूशंस। तो अब इसमें एक तो नया अध्याय भी जुड़ गया है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, और चैलेंजेस के लिए सोल्यूशन भी बताना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, वो है कि वर्ल्ड टर्टल डे। अच्छा ये बताओ, टर्टल और टॉर्टाइस के बीच में डिफरेंस क्या होता है?
तो वर्ल्ड टर्टल डे से रिलेटेड जो है आपका कौन से जो कथन है वो गलत है, ये पूछा गया है। तो देखिए ये जो है, या लोगों में कछुआ और उनके आवास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया मनाया जाता है। भाई कोई दिन हो रहा है, कोई डे मनाया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। और दूसरा ये है कि इसकी थीम जो है टर्टल रॉक्स, ठीक, टर्टल रॉक्स है, ये वाली थीम है, ये भी सही है। ठीक, आंसर दिख चुका है आप लोग को शायद। और तीसरा ये है कि वर्ल्ड टर्टल डे जो है ये 21 मई को मनाया जाता है, नहीं यही गलत है, और इसलिए यही आंसर भी है, सी ऑप्शन होगा आंसर। एक्चुअली ये 23 मई को मनाया जाता है। और ये कौन स्पॉन्सर करता है? अमेरिकन टर्टोइज रेस्क्यू सिंस 2000 से किया जा रहा है। तो इसी के साथ में हम लोग का जो है सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक बटन तोड़िए। 300 से लाइक फिर से कम कर दिया आप लोगों ने, आप लोग को याद दिलाना पड़ता है। ठीक, आपको लाइक बटन तोड़ना है, सब्सक्राइब करके शेयर करके लोगों को जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग का समर्थन देना, ताकि मोटिवेशन हमारा हाई रहे, और इसी तरीके से आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर गाइडेंस करते रहें। अगर आप लोग को हमारा यूपीएससी 2021 का 4 जून से चालू होने वाला कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, इसका जो है वीडियो और ईपीएफओ, ठीक, ईपीएफओ को 27 मई से जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप दोनों ही चालू हैं। तो ये आपको अगर ये ज्वाइन करना है यूपीएससी और ईपीएफओ का, तो आप लोग जो है 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन या जानकारी ले सकते हैं। इन दोनों का ही जो है जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे क्या पढ़ाया जाएगा इसमें। तो चलिए आप यहीं पे आज ख़त्म करते हैं, और कल मिलेंगे फिर से सुबह 6 बजे आप लोगों से। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।